नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। धनबाद रेलवे स्टेशन स्थित कैरेज एंड वैगनार के दफ्तर और स्टोर में अचानक आग लग गई। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ी आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंच गई। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता संजय गुप्ता। और वैगन के स्टोर और दफ्तर में भीषण आग लगी और अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास दमकल कर्मियों के द्वारा जारी है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट हुआ था और जिसके बाद यहाँ पर आग लगी है। आग लगने की सूचना रेल कर्मी को हुई और उसके बाद दमकल को सूचना दी गई और दमकल कर्मी यहाँ आकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब तक इस आग में क्या नुकसान हुआ है यह तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग लगने की घटना से रेलवे में हड़कंप मच गई और वहीं ठीक स्टेशन के पास होने के कारण यहाँ पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। तत्काल यहाँ पर जो बिजली कनेक्शन था उसे कटवाया गया है ताकि कोई हताहत ना हो, क्योंकि जहाँ पर आग लगी है ठीक बगल में फुट ओवर ब्रिज है और यहाँ पर से कई लोग जा रहे थे और यही कारण है कि यहाँ पर लोग इस लोहे के कुछ चीज़ों को ना छुए और इसके कारण फिलहाल बिजली कनेक्शन को कटवा दिया गया है। स्टोर और इस गोदाम पर आग पर काबू पाने का प्रयास फिलहाल जारी है और क्या नुकसान हुआ है यह रेलवे अधिकारी इसकी जांच करने के बाद ही बता पाएंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। पटना से बड़ी खबर है, जहां गोदाम में भीषण आग लग गई है। दमकल की 6 से 7 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। गोदाम में रखे सिलेंडर ब्लास्ट होने से बचे। कोतवाली थाना क्षेत्र की यह घटना सामने आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18। तो देखिए, ये अगलगी की घटना सामने आई है। पटना से एक खबर है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए ये सिलेंडर को यहां से हटाया जा रहा है। हालांकि दमकल की 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। गोदाम में भीषण आग लग गई। देखिए, दमकल की टीम मौके पर पहुंची है। काफी कोशिश की गई जिसके बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। कोतवाली थाना क्षेत्र की घटना सामने आई है। तो देखिए, सिलेंडर को वहां से हटाया गया और इस ऐसे में सिलेंडर ब्लास्ट होने से बचे हैं। हालांकि गोदाम में भीषण अगलगी की तस्वीर सामने आई है। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल लोगों के बीच बना रहा। लोग भी कोशिश करते रहे आग बुझाने की, लेकिन आग नहीं बुझ पाई, जिसके बाद से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, तब जाकर के इस भीषण आग पर काबू पाया जा सका। बता दें कि आग किस तरीके से लगी इसके बारे में अब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। हालांकि छानबीन जारी है और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके का नुकसान भी हुआ है। और देखिए, बिहार में नौकरी और रोजगार की बहार आने वाली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मिशन मोड में 7 निश्चय पार्ट 2 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। 1 साल में करीब 4.5 लाख नौकरी और 11 लाख रोजगार दिए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नौकरी और रोजगार की मार झेल रही बिहार में बहुत जल्द बम्पर बहाली होने जा रही है। नौकरी और रोजगार की बहार लाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अफसरों को मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 10 लाख सरकारी नौकरी के साथ ही 10 लाख रोजगार देने का भी है। अब तक 5,16,000 नौकरी दी जा चुकी है। 1,99,000 नौकरी के लिए प्रक्रिया पूरी भी कर ली गई है। सरकार ने अगले 3 महीने में नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा है। 2,11,000 नियुक्ति की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस वित्तीय वर्ष यानी 2024-25 के लिए 11 लाख से ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य सरकार की ओर से रखा गया है। बिहार में बम्पर वैकेंसी 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत निकाली जाएगी। अगले 3 महीनों में करीब 2 लाख लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश भी सरकार ने जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परीक्षा में धांधली और पेपर लीक को लेकर भी विधानसभा के अगले सत्र में
सख्त कानून लाए जाने की बात कही है। बिहार में नौकरी की बहार को लेकर सियासत भी जारी है। सरकारी नौकरी देने के अपने वादे पूरी करने को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। सत्ता पक्ष जहां सरकार की योजना को जमीन पर उतारने के लिए उत्साहित है, तो वहीं विपक्ष नौकरी को लेकर अपनी क्रेडिट ले रहा है। बिहार की एनडीए सरकार मिशन मोड में 24-25 तक 11 लाख नौकरियां देगी। 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से 10 लाख रोजगार देने की घोषणा की गई थी, जिसमें से 5,16,000 नौकरियां दे दी गई है और 1,99,000 पदों पर प्रक्रियाधीन है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने साफ निर्देश दिए हैं कि 3 महीने के अंदर नियुक्तियां पत्र बांटने के लिए 10 लाख से ज्यादा नौकरियां देने की बात आज मुख्यमंत्री जी ने की है, लेकिन ये सिर्फ जुमलाबाजी है। ये उसी तरह से भ्रम की राजनीति है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र की सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बिहार में नौकरी रोजगार का मुद्दा काफी अहम रहा है। युवाओं को नौकरी चाहिए। विभागों के खाली पड़े पदों को भरने की मांग लगातार की जाती रही है। नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ही नौकरी देने का वादा निभाते आए हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा निर्देशों के बाद बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली और नौकरी की उम्मीद जगी है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और संजय कुमार की रिपोर्ट। बिहार में नौकरी की बहार को लेकर सियासत भी जारी है। हम पार्टी ने कहा है कि एनडीए ने जो वादा किया है उसे पूरा करेगी, तो कांग्रेस ने कहा कि नीतीश कुमार युवाओं को लॉलीपॉप दिखा रहे हैं। तो 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत नौकरी मिलेगी और बिहार में रोजगार पर सीएम का यह निश्चय है। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य इस बार रखा गया है। 10 लाख रोजगार देने का भी इसके साथ लक्ष्य है और ये लक्ष्य की तरफ लगातार सरकार आगे बढ़ रही है। अब तक की अगर बात करें तो 5,16,000 नौकरी दी जा चुकी है। कुमार जी का इरादा सबको पता है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। एनडीए की सरकार पूरी मुस्तैद है। 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत जो 10 लाख नौकरी और 10 लाख से ज्यादा रोजगार देने की बात है, उसको हम मिशन मोड में पूरा करेंगे। ये हमारा बिल्कुल जनता के साथ कमिटमेंट है। नीतीश कुमार जी की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर नीतीश कुमार जी चाहते तो बिहार में जितने रिक्त पद हैं वो कब के भर चुके होते। अभी भी वो चाहते नहीं मन से कि जो बिहार में रिक्त पद है वो भरे और नौजवानों को नौकरी मिले। वो लॉलीपॉप दिखाना चाहते हैं, सिर्फ विज्ञापन लाना चाहते हैं और समय से पूर्व बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं और नौजवानों को ठगना चाहते हैं। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद जीतन राम मांझी पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से भव्य स्वागत किया। मांझी ने भरोसा दिलाया कि केंद्रीय मंत्री के नाते वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। मांझी ने एनडीए की सरकार जल्द गिरने की विपक्ष के दावे को भी खारिज कर दिया। ढोल नगाड़े के साथ जमकर आतिशबाजी। ये तस्वीरें हैं केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ग्रैंड वेलकम की। केंद्रीय मंत्री बनने के बाद मांझी पहली बार पटना पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। जीतन राम मांझी की आरती उतारी गई। काफी संख्या में बैनर, पोस्टर और झंडे के साथ पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं अपने नेता का स्वागत कर रहे हैं। स्वागत से अभिभूत जीतन राम मांझी ने केंद्रीय मंत्री बनाने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। मांझी ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें अपने विजन का विभाग दिया है और वो बेहतर काम करेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कह करके हमको कहा है कि मैं अपने विजन का विभाग आपको दिया है और हम समझते हैं कि मेरे लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है। हम अपना सर्वोत्तम करने का प्रयास करेंगे। मांझी ने कहा कि उन्हें जो विभाग मिला है उसमें लाखों करोड़ों नौकरियों की संभावना है। साथ ही मांझी ने ये भी भरोसा दिलाया कि बिहार के लिए वो अलग से बहुत कुछ करेंगे। AIME जो विभाग हमको मिला है उसमें लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़
नौकरियां हैं और मिलेगी, इसलिए इस लाइन पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हुए हैं। जैसे बिहार में हमें समझ में आता है कि कुछ कम काम हुआ है, बिहार में हम अपने विभाग का जितना भी प्रोजेक्ट है, इसके जो जनसंख्या है उसके आलोक में इसको पूरा हम देंगे, सहभागिता देंगे। जितन राम मांझी ने पत्रकारों के एक एक सवाल का जवाब भी दिया। विपक्ष के इस दावे पर कि एनडीए सरकार गिर जाएगी, जितन राम मांझी ने कहा कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। वो लोग जो कहते हैं मन बहलाने के लिए कहते हैं, सच्चाई यही है कि 5 साल बहुत बढ़िया से काम होगा और पहला और दूसरा टर्म में नरेंद्र मोदी जी जो काम किए हैं उससे आगे बढ़ कर के वो काम करेंगे। जितन राम मांझी ने ईवीएम पर विपक्ष के सवालों को भी सीधे सीधे खारिज कर दिया। ईवीएम पर जब क्या सवाल करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट और इसका जो एक कमेटी बनी थी उसने कहा कि ईवीएम का कहीं कोई दोष नहीं है, ईवीएम सब तरह से ठीक है, तो फिर उनको तो सिर्फ दोष लगाना है अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए। केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिलने के बाद जितन राम मांझी और उनकी पार्टी का उत्साह चरम पर है। हम कार्यकर्ता पूरे जोश में हैं, तो मांझी भी आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। जितन राम मांझी अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। सीतामढ़ी से पहली बार सांसद बने देवेश चंद्र ठाकुर का विवादित बयान सामने आ गया। जेडीयू सांसद ने कहा कि वे 22 साल से राजनीति कर रहे हैं। यादव और मुसलमानों के लिए उन्होंने काफी काम किया, पर अब वे इन दो समुदाय का काम नहीं करेंगे। देवेश के इस बयान पर बिहार की सियासत सुलग गई है। सवाल यही है कि आखिर जेडीयू सांसद ने ऐसा बयान क्यों दिया, ये भी कि सांसद के काम में यादव मुसलमान का नाम क्यों। नाम देवेश चंद्र ठाकुर, जेडीयू सांसद सीतामढ़ी। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर सियासत बेहद गर्म है। कम वोट मिलने से देवेश चंद्र ठाकुर इतने आहत हैं कि अब ये यादव मुसलमानों का काम नहीं करने की बात कह रहे हैं। अपने दिए बयान पर देवेश कायम हैं, कहते हैं अपने सियासी जीवन में मैंने मुसलमान और यादव जाति के लोगों का काफी काम किया, पर चुनाव के वक्त इन दोनों ही समाज ने मुझे वोट नहीं किया, तो अब इनका काम क्यों करूं? यादवों का और मुसलमानों का आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। कि ये नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हैं, आदरणीय नीतीश कुमार के उम्मीदवार हैं, ये तीर छाप के उम्मीदवार हैं, ये राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार हैं। जिन लोगों ने और विशेषतः जिन दो समाजों ने 1% भी अपने वोट नहीं दिए होंगे, कई बार कहा है, इसके अलावा किसी का भी स्वागत है। सार्वजनिक काम लेके आए मेरे पास, व्यक्तिगत काम लेके मत आए। देवेश चंद्र ठाकुर के मुसलमान यादव समुदाय पर दिए बयान के बाद सियासत गर्मा गई है। जेडीयू के नेता बयान का बचाव कर रहे हैं, तो सहयोगी बीजेपी ने व्यथा में बयान देने वाली बात कही है। हमारे माननीय सांसद ने अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, अपनी जज्बातों को अपने लोगों के बीच में प्रकट किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई पॉलिटिकल निहितार्थ निकालना चाहिए। मोदी का जो दर्द छलका है वो वाजिब है, चूंकि उन्होंने सारे लोगों के विकास के काम को किया है, सब लोगों को पर्सनल मदद किया है, और उसके बाद भी इनको वोट नहीं देना, ये कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। देवेश के सहयोगी भले उनका बचाव कर रहे हों, पर विपक्षी आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने जेडीयू सांसद के बयान को शर्मनाक बताया है। आपको कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप सबके सांसद हैं, जनता के सांसद हैं, क्षेत्र के सांसद हैं। तो क्या देश के प्रधानमंत्री किसी जाति, धर्म या बिरादरी को देख करके काम करेंगे या निर्णय लेंगे? इस प्रकार का बयान बेहद ही चिंताजनक है। जनता मतदान के जरिए सीधे लोकसभा के सांसद का चुनाव करती है। देवेश चंद्र ठाकुर पहली बार सीतामढ़ी सीट से जीतकर इस बार लोकसभा पहुंचे हैं। ठाकुर ने 51,000 से ज्यादा मतों से आरजेडी उम्मीदवार अर्जुन राय को शिकस्त दी, पर जेडीयू एमपी का आरोप है कि उन्हें यादव और मुसलमान समाज से 1% भी वोट नहीं मिला। सवाल है कि क्या सांसद जाति देखकर काम करेंगे? एमपी के काम में जाति के नाम का क्या काम? न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट।
देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर पलटवार करते हुए मीसा भारती ने कहा कि वे अब पूरे जिले के सांसद हैं, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। समाज को बांटने वाला ये बयान है। क्यों उनको इस तरह का बयान देना पड़ रहा है, जबकि वो जीते भी हैं और एक तरह से कहा जाए कि उस क्षेत्र की जितनी भी जनता है उसका उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। और इस तरह से अगर समाज में इस तरह का अगर वो बयान देंगे तो वो संदेश क्या देना चाह रहे हैं? समाज को बांटने वाले बयान को वो क्यों दे रहे हैं? सीतामढ़ी से जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर पार्टी के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने भी अपनी बात रखी है। केसी त्यागी ने कहा कि चुनाव को लेकर कटुता भरा भाव होता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद प्रधानमंत्री, मंत्री या सांसद पूरे समाज के होते हैं। वहीं जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर भी राबड़ी देवी ने पलटवार किया। राबड़ी देवी ने कहा कि वो सिर्फ राजपूत के वोट से जीते हैं क्या? बिहार की राजनीति के बहुत सम्मानित और अनुभवी नेता हैं। हम सब लोग उनको उसी दृष्टि से देखते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण उनसे भिन्न है। लोकतंत्र अभिन्नता का नाम है। जो हमसे सहमत हैं, जो हमसे सहमत नहीं हैं, हम सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। चुनाव के अंदर ये कटुता भरा भाव जरूर होता है, लेकिन चुनाव समाप्त हो जाने के बाद, जीत जाने के बाद प्रधानमंत्री भी, मंत्री भी और सांसद भी समूचे समाज के होते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर मैडम सांसद बने हैं, वो कह रहे हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम नहीं करेंगे क्योंकि इन लोगों ने आरजेडी को वोट दिया है। हाँ, अब वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? सूत्रों के हवाले से खबर है कि राधा मोहन सिंह प्रोटेम स्पीकर हो सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर एक अस्थायी स्पीकर होता है और सीमित समय के लिए नियुक्त किया जाता है और वे नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पूर्वी चंपारण से सांसद राधा मोहन सिंह को प्रोटेम स्पीकर बनाया जा सकता है। राधा मोहन सिंह बीजेपी के सीनियर लीडर हैं। राधा मोहन सिंह 7वीं बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं। वे 7वीं बार सांसद बने हैं। राधा मोहन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे हैं। 1980 से जनसंघ से राजनीतिक जीवन की शुरुआत के बाद वे बीजेपी के साथ जुड़े। 1989 में पूर्वी चंपारण से पहली बार सांसद बने थे। 2006 से 2009 तक बिहार बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं। साल 2014 में केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि 24 जून से संसद का सत्र शुरू हो रहा है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि स्पीकर पद के लिए प्रधानमंत्री 26 जून को नाम का प्रस्ताव रखेंगे। 27 जून को राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, जबकि प्रधानमंत्री दोनों सदनों में 2 और 3 जुलाई को जवाब देंगे। वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए लालू प्रसाद ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया के पोस्ट में केंद्र सरकार को जातीय गणना का विरोधी बताया है। लालू प्रसाद ने लिखा, विश्व असमानता लैब की ओर से साझा की गई रिसर्च में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए डरावने आंकड़े सामने आए हैं। यह रिसर्च देश में बढ़ती सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी को उजागर करती है। इस रिपोर्ट के अनुसार उच्च जातियों के पास देश की कुल संपत्ति का 88.4% हिस्सा है, जबकि ओबीसी के पास केवल 9% और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास 2.6% है। आगे लिखते हैं कि देश में ओबीसी, एससी, एसटी की आबादी लगभग 85% है। यही कारण है कि बीजेपी जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती। लालू प्रसाद के पोस्ट पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने लालू प्रसाद के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार पिछड़े जातियों के लिए लगातार काम कर रही है, तो आरजेडी और कांग्रेस ने लालू प्रसाद के बयान का समर्थन किया है। ले लिया पिछड़ी जाति का, अति पिछड़ी जाति का और दलितों का नौकरी के नाम पर आपने जमीन ले लिया, तो आपके जैसे नए जमींदार जब बनेंगे तो स्वाभाविक है समाज को इन चुनौतियों से जूझना पड़ेगा। लगातार हमने काम किया है ताकि एसटी, एससी, ओबीसी सब कोई ऊपर उठे, और आपके लिए भी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप इस दुनिया के सबसे रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे। आपके समधी साहब यूपी में अखिलेश जी, ये तो रिचेस्ट ओबीसी में आते होंगे ना। आपने क्या किया? जो बात आदरणीय लालू प्रसाद जी कह रहे हैं, इस बात को लेकर के तो सवाल हमारी पार्टी लगातार उठाती रही है, और ये सवाल
का जवाब देना चाहिए। माननीय लालू प्रसाद यादव जी की बात भी बिल्कुल सही है। आर्थिक खाई बढ़ते जा रही है। केंद्र में बैठी मोदी सरकार वंचित समाज के लोगों को, पिछड़ा अति पिछड़ा के लोगों का हकमारी कर रही है। मैं ये जानना चाहता हूं और देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये हकमारी क्यों कर रहे हैं और कब तक ये जारी रहेगा? बेगूसराय सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह 3 दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र बेगूसराय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज देश के लिए कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। आज देश के लिए कांग्रेस एक ब्लैक स्पॉट बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, कांग्रेस विदेशों में जाकर के उनके नेता देश को गाली देते और देश के लोकतंत्र को चुनाव के प्रारंभ से ही लोकतंत्र को गाली देना और बदनाम करने की कोशिश, जो दुनिया में सबसे पुराना लोकतंत्र है, उसको सम्मान देने के बदले कांग्रेस के नेताओं ने अपमानित करने का काम किया है। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने सरकार पर हमला बोला है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बिहार का अपराधीकरण हो चुका है और सरकार चुप्पी साधे हुए है। बीजेपी ने पूरे तंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। बिहार का कोई इलाका नहीं बचा जहां अपराध सर चढ़कर नहीं बोल रहा। छोटे बच्चियों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा है, उसकी हत्या की जा रही है, शासन चुप्पी साध रखी है। भाजपा ने पूरे तंत्र को अपने कब्जे में ले लिया है और बिहार में अपराधी सर चढ़ करके बोल रहे हैं। गोलियों की ततलाहट से लोग भयभीत हैं। कोई इलाका, कोई जिला, कोई कोना नहीं बचा बिहार का जहां अपराध की घटनाएं सर चढ़ करके नहीं बोल रही है। और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, जल्द वापस आते हैं।